हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज रुद्र व्यास और आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपसे मिलाने जा रहे हैं हम एक गेस्ट से जो कि बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो आपको एक करेक्ट पाथ दे देंगे अगर आपको एथिकल हैकिंग की फील्ड में आगे बढ़ना है तो। अब वो कौन है, क्या है, उन्होंने क्या क्या फोड़ा है इस पूरे संसार में और क्या कर रहे हैं करेंटली, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज आप कॉपी पेन लीजिए और जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं वो आप नोट करते जाइए, ताकि आपको गलती कहीं लगे ना कि मुझे क्या करना है करेक्ट पाथ में। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे उन्हें मिलाता हूँ। तो सर प्लीज आप बच्चों को एक बार अपना इंट्रोडक्शन बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एकदम बिगनिंग फेज से ले जाऊंगा कि मैंने स्टार्ट कैसे करा था सब कुछ एंड मैं हूँ कौन। तो बेसिकली मेरा नाम संदीप कुमार है एंड जैसे सब लोग स्टार्ट करते साइबर सिक्योरिटी में मैंने भी वही चीज़ें स्टार्ट करी थी। एंड व्हेन आई वाज इन द 10th क्लास मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था, मैं भी पढ़ाई वगैरह में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करता था। एंड जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, लाइक 10th क्लास कंप्लीट हुआ, मेरे पेरेंट्स यही बोलते थे मेरे को कि 10th तक पढ़ लो, फिर उसके बाद 12th में पढ़ना नहीं पड़ेगा, 11th में पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो 12th में भी गए, फिर थोड़ी सी मस्ती करने लग गए थे हम लोग भी, तो हमारे भी मार्क्स वगैरह कम आ गए। येट फिर उसके बाद इतना करने के बाद जैसे ही मैं पास आउट हुआ, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि 12th के बाद करना क्या होता है। नहीं, ना ये पता था कि बीटेक में क्या करना होता है, बीसीए में क्या क्या होता है, या फिर कौन सा ग्रेजुएशन करे जिससे हमें बेनिफिट हो, राइट। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमने लग गई एंड फिर मैंने एक सिलेबस देखा जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को उस टाइम पे। जब मैंने स्टार्ट करा था मेरी बीटेक की ग्रेजुएशन, तब एक सिलेबस था जिसे हम बोलते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो वो था हमारा स्पेशलाइजेशन डिग्री एक तरीके से हमारे बीटेक के अंदर एंड आई स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर डिग्री। और जैसे मैंने डिग्री स्टार्ट करी, मेरे सिलेबस में ही एथिकल हैकिंग का वर्ड आ गया एंड आई वाज लाइक कि कुछ इंटरेस्टिंग आया हमारे दुनिया में। तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट करना लाइक एकदम बेसिक से स्टार्ट किया कि भाई ये होता क्या है। मेरे दिमाग में यही चीज़ें आ रही थी क्योंकि यार हमने जितनी चीज़ें सुनी है हैकिंग के बारे में वो ये होती है कि सोशल मीडिया हैक कर लो, इंस्टाग्राम हैक कर लो एंड किसी का राइट वाईफाई राइट हैक राइट, कर बिल्कुल लो। सही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। बट जैसे जैसे पढ़ता गया, जैसे जैसे इस चीज़ में और इन डेप्थ नॉलेज मिलती गई, मेरे को इस चीज़ का आइडिया लग गया कि यस, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर सिलेबस और दूसरी चीज़ों से अलग है। और कैसे अलग है वो मैं आपको आगे बता दूंगा एंड दैट्स ऑल अबाउट मी। मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था स्टार्टिंग फेज में एंड राइट नाउ आई एम अ फाउंडर ऑफ हैकेटेक क्राउडसोर्सिंग इंफोसिक कम्युनिटी और मैंने हैक सोसाइटी भी चलाई है। सो इट्स अ काइंड ऑफ सोसाइटी आई विल टेल यू इन द फ्यूचर वीडियो यार। So that's all about me. ओके, 20 ईयर ओल्ड तो यंगेस्ट कह सकते हैं आप कि बहुत ही यंग हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा क्लियर कर रखा है अपने कॉन्सेप्ट को भी। और आपने जैसे पता लगाया फाउंडर हैं पूरी हैक सोसाइटी के और सब कुछ के बारे में, तो उसके बारे में सर थोड़ा बताइए कि क्या है बेसिकली और इससे क्या बेनिफिट बच्चों को मिल सकता है अगर वो करना चाहते हैं, इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो। देखिए क्या होता है कि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी थी। तो मैंने ये स्टार्टअप इसलिए करा क्योंकि आई नो हर एक स्टार्टअप को रन करने के लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रही है। और मेरे को प्रॉब्लम मेरी ही लाइफ में मेरे को मिल गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि भाई जब भी मैंने ये स्टार्ट करा साइबर सिक्योरिटी, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्टार्ट करूँ कहाँ से। और ना ही कोई ऐसी गाइडेंस मिली, क्योंकि जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट के होते हैं, वो अपने में ज़्यादा अपनी स्किल्स को ग्रो करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम किसी बिगनर को, एक जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, हम उसको गाइड करें, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो कि अपने कोर्सेज वगैरह बेचा करती है। 10,000 35,000 इसी काउंसिल के CA सर्टिफिकेट होते हैं। तो 35,000 का एग्ज़ाम होता है, उसका अप्रॉक्सीमेटली इतने रुपये का होता है एंड तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो मैंने जब स्टार्ट करा हैक सोसाइटी, आई वाज थिंकिंग कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे सारे जितने भी एथिकल हैकर्स हैं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाए। मतलब कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सोसाइटी नहीं थी जिसमें हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते या बात कर पाते, हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते। तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया बीटा वर्जन तैयार करने का सोचा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड और जो हैकीटेक है वो हैकीटेक क्या करती है, आप लोगों को ट्रेन करती है इन सब चीज़ों में। वी डू फ्री ट्रेनिंग, हम फ्री ट्रेनिंग कराते हैं, हम पेड ट्रेनिंग कराते हैं। दोनों तरीके की ट्रेनिंग डिपेंड करती है आप बैचेस पे, कि अगर आप जब भी फ्री ट्रेनिंग की बात करते हो तो आपको पूरी कम्युनिटी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंस मिलेगा आपको कि पेड ट्रेनिंग क्या है और फ्री ट्रेनिंग क्या है। बट दिक्कत ये पड़ती है कि जब हम फ्री ट्रेनिंग कराते हैं तो हम लिमिटेशंस में आ जाते हैं, क्योंकि हम किसी और के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया।
या फिर गूगल मीट हो गया, तो क्या होता है कि बच्चे इन सब वीडियोस राइट राइट। को लीक कर देते हैं। तो हमें भी लिमिटेड अमाउंट में ही इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला बच्चा उसको किस वे में किसको शेयर कर दे, एंड वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर दे आगे जाके। तो इसलिए हमें भी लिमिटेशंस पे काम करना पड़ता है। तो फ्री ट्रेनिंग जो होती है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, बट आपको इतना तो कवर अप हो जाता है कि आपको पूरा पाथ, जितना भी आपका साइबर सिक्योरिटी का पाथ है, वो क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है इस फील्ड में। एंड अगर कंक्लूजन दूँ इस पूरे पार्ट का कि हैक सोसाइटी क्या है और हैकीटेक क्या है, तो हैकीटेक इज़ द पेरेंट कंपनी। मतलब कि हैकीटेक ने ही हैक सोसाइटी को चालू करा है, मतलब एक तरीके से उसका प्रोडक्ट हो गया। एंड हैक सोसाइटी में आप लोग सब लोग ज्वाइन कर सकते हो हैक सोसाइटी को। एंड जब आप सब लोग हैक सोसाइटी में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको एक चीज़ बेनिफिट मिलेगी कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो, प्रॉब्लम्स देख सकते हो, लैब्स को सॉल्व कर सकते हो। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि आपको ऑफलाइन कैंपस में मिल जाए, जैसे कि एक कॉलेज होता है, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। एक हैक सोसाइटी होगा, एक ऐसा ऑफलाइन हैक सोसाइटी का पूरा बेस होगा जहाँ पे आप आ सकते हो, रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, हैक सोसाइटी के कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई डिवाइसेस चाहिए हैकिंग से रिलेटेड, अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द मेन मोटिवेशन जिसको मैं बोल सकता हूँ मेरी तरफ से भी, कि मेरे को ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है जो कि आज तक कभी क्रिएट हुई नहीं, या फिर ऐसा पार्ट जो इंडिया में बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छी ड्रीम्स को पूरी करने के लिए यूज़ करा सकता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट हैक सोसाइटी एंड हैकीटेक। बट सर बेसिकली होता ही है कि इंडिया में एक मिथ चल रहा है कि हैकिंग नहीं करनी है, नहीं तो हमें पुलिस पकड़ लेगी। ऐसा बहुत आपने सुना भी होगा जब स्टार्टिंग में ऐसा चीजें होती है, राइट? कि हमें बच्चे सोचते हैं जैसे व्हाट्सएप का हैक करना है मुझे, बट साथ ही ये डर भी रहता है कि नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मम्मी पापा मना कर देते हैं कि यार जेल हो जाएगा, वैसा कैसा। सो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या रियल में चीजें हैं, या फिर आप अगर सेफली करना देखिए, चाहें, क्योंकि एथिकल हैकिंग। ओके, यस बताइए। यस, देखो होता क्या है कि जब भी हम हैकिंग की बात करते हैं तो हैकिंग इज इलीगल। अगर आप हैकिंग की बात करते हो तो हैकिंग बेसिकली इलीगल होती है, क्योंकि उसका इंटेंशन कुछ और होता है। और जब हम एथिकल हैकिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटेंशन आपका जुड़ जाता है आपके पॉलिसीज से, आपके सर्टेन कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। एंड वो क्या होती है कि आपको एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वर्क करना पड़ता है। अगर आप सोशल मीडिया हैकिंग की बात करते हो, तो अगर आप किसी का भी सोशल मीडिया को हैक करने चल जाते हो विदाउट परमिशन, सो यू विल बी गेटिंग इन ट्रबल। आप बहुत बड़े ट्रबल में आ सकते हो। डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपका इंटेंशन क्या। आपका इंटेंशन अगर लॉस की तरफ है तो आप इलीगल काम कर रहे हो। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और वो कंपनी एक साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज देती है, सिक्योरिटीज देती है, तो आप एक एथिकल वे में काम कर रहे हो। और रही बात इन सब चीज़ों की, तो यस, इट्स इलीगल अगर आप हैकिंग की बात करते हो। क्योंकि क्या है कि इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पॉलिसीज बना रखे हैं, नॉर्म्स है, बहुत सारे रूल्स है जिन्हें हम साइबर लॉज कहते हैं। और साइबर लॉज में ये होता है कि बेसिकली अगर आपने ऐसी चीज़ें करी तो इनके ऊपर एक सेट ऑफ रूल है। अगर उन सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की प्रोफाइल भी देखते हो, वो भी विदाउट परमिशन, और उसको कहीं पे शेयर कर रहे हो किसी के साथ, तो वो भी एक साइबर लॉ के अंदर आता है। आपको उसके अकॉर्डिंग जेल हो सकती है या फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। एंड सिस्टम को अगर किसी को ख़राब कर दिया, तोड़ दिया, या फिर उसके डेटा को ऑल्टर कर दिया, मतलब इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो, इंटीग्रिटी को हटा रहे हो, कॉन्फिडेंशियलिटी की ऐसे कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी पहले। सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि साइबर लॉ को समझिए कि साइबर लॉ कहता क्या है, क्योंकि वही गाइडेंस, वही सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग आप हर चीज़ को परफॉर्म करोगे। अदरवाइज अपने मर्जी से बिना जाने कि साइबर लॉ में क्या क्या दे रखा है उसके बिना अगर आप कोई चीज़ परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली आप ट्रबल में आ जाओगे और आपको जेल हो सकती है या फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। सो प्रॉपर नॉलेज इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। ओके सर, जैसा आपने भी कहा कि आपने हैकीटेक के फाउंडर हैं आप, तो बेसिकली जब आपने इसको सोचा होगा कि मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले तो आपने इसके लिए स्टडी की होगी बहुत सारे, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आपने प्रिफर करे थे, राइट? सो वहीं अक्सर जब आपने सोचा कि मुझे इसको स्टार्ट करना है, तो एक तरफ माइंड में जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हमें ये भी लगता है कि यार कहीं ये फेल ना हो जाए,
और बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता है, हम अकेले होते हैं। सो उस समय क्या सोर्स ऑफ माइंड में चलता है कि नहीं यार मेरे को करना है, और साथ ही में डर भी लगता है। तो अगर कोई बच्चा करना भी चाहे इन चीजों को, कि अगर वो स्टार्टअप भी करना चाह रहा है, तो वो क्या मोटिवेशन रखे अपना सोर्स ऑफ, कि हाँ ठीक है, मैं एक रीजन तो ये हो सकता है कि मुझे आगे बढ़ना है, राइट, बट फिर भी कहीं डर तो रहता ही है, जैसा आपको पता होगा इस बारे में। डेफिनेटली। देखिए क्या होता है कि जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि ये बिजनेस से बहुत अलग होता है। बिजनेस में आप कहीं आपके पास पैसे हो सकते हैं, आपके पास पहले से ही चीज़ें हो सकती है कि आप पैसा लगाओ, एम्प्लॉयज़ हायर करो और काम स्टार्ट हो जाएगा। बट स्टार्टअप की बात करूँ तो आपके लिए एक मैंने आपको पहले भी बताया था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है, ऐसी प्रॉब्लम जो सोसाइटी को बेनिफिट कर रही है, और उसके हिसाब से आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, उसको आप मार्केट में लॉन्च करते हो। फिर आप ये देखते हो कि वो सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो सर्वाइव करता है तो आप उसको रियल टाइम में अपने स्टार्टअप के तौर पे उसको लॉन्च कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पहले ट्राई करके देखनी पड़ेगी एक पीरियड ऑफ स्पैन में, मतलब कि एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको चेक करना पड़ता रहेगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो उसका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हल्की सी भी दिक्कत आती है तो आपको जो आपका आइडिया है उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी, ताकि आप उसको और अच्छी तरीके से ग्रो कर सको। तो प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप सोचते हो कि स्टार्टअप ग्रोज नहीं होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि 90% स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं पर करते नहीं है, कभी एग्जीक्यूशन का पार्ट कभी बिल्कुल फॉलो सही नहीं बोले होता सर है। आप। एंड जो 10% की बात हुई, 10% में से जो 9% है वो ये लोग होते हैं कि जो स्टार्ट तो करते हैं बट कंसिस्टेंसी टूट जाती है। एक साल करा, एक साल बाद दिखा नहीं रिजल्ट तो छोड़ देंगे। बट उनको ये नहीं पता कि एक साल के स्पैन में कोई स्टार्टअप या कंपनी तक नहीं खड़ी होती है अगर आपके पास पैसे भी हैं तो, क्योंकि वो भी डूब जाएगी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो एक साल में आपने सिर्फ सीखा है, आपने ये सीखा है कि स्टार्टअप को कैसे ग्रो करा जाता है, कैसे चलाया जाता है, और बाकी के जो साल होता है वो होता है आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड, मतलब कि आप कितने टाइम तक टिके रह सकते हो इंडस्ट्री में। अगर आप 2 साल टिक गए इंडस्ट्री के अंदर, सो आई एम डैम श्योर कि आप आगे जाके बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, या फिर सर्विस दे सकते हो, या फिर एजुकेशन टेक बेस्ड कंपनीज खोल सकते हो। एंड फॉर मी फंडिंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम। आपके पास अगर फंडिंग नहीं है या फिर ऐसी कोई चीज़ें नहीं है तो बहुत सारी फंडिंग के कंपनीज होती है जो फंडिंग देती हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको स्टार्टअप इंडिया के थ्रू फंडिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर आप थोड़ी सी नॉलेज देखो, इधर उधर ढूंढो कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, कहाँ कहाँ से आपको सोर्सेज मिल सकते हैं, तो बात ये आती है कि अगर स्टार्टअप आपका है तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और आप इससे पीछे नहीं हट सकते हो। एंड आपने अगर टाइम दे दिया 1 साल का, तो 1 साल ये सोच के चलो कि एटलीस्ट मैं दूसरी चीज़ों पे ना ध्यान देके सिर्फ इसमें अपना पूरा टाइम स्पेंड करूँ। एंड इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यस आई फेस द सेम प्रॉब्लम। मेरे को भी बहुत बार ऐसा लगता है कि स्टार्टअप फेल होगा तो क्या होगा, एंड कई बार ऐसा लगता है कि यस फेल हो गया अब तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितना टाइम दिया, मैंने 1.5 साल लगा दिए मेरे अभी, एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, और मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ कि मेरा स्टार्टअप फेल हो जाएगा कि या फिर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये आपके दिमाग में है पहली चीज़ तो, क्योंकि दुनिया को नहीं पता कि आपने स्टार्टअप करा भी है, क्योंकि उनको कभी दिखाई नहीं ना इतनी चीज़ें। और फेल होना या ना होना आपके दिमाग में। जब तक आप 1.5 साल निकाल नहीं लेते सबकी पूरी दुनिया को बताने के लिए कि यस आई हैव अ स्टार्टअप, आई हैव अ कंपनी, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि आप फेल हो चुके हो? तो नहीं कह सकते ना। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी फंडिंग से रिलेटेड, तो इन फ्यूचर अगर मैं मेरी कंपनी को बहुत आगे ले जाता हूँ और उसके बाद मैं एक सैंडबॉक्स जैसी चीज़ खोलने वाला हूँ मेरी ही कंपनी में, लाइक हैक सोसाइटी के अंदर ही। जो जितने भी बच्चे हैं जो कि स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, तो सैंडबॉक्स एक तरीके का ऐसा पार्ट रहेगा जिसमें इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। सैंडबॉक्स मतलब क्या है, एक मान के चलो एक पेरेंट है और उसका एक बच्चा है। जब भी वो झूले पर झूलता है तो क्या होता है कि वो नीचे गिर जाता है कभी कभी, तो उसको चोट लग जाती है। तो उसका पेरेंट क्या करता है, उसके नीचे मिट्टी गिरा देता है ताकि जब भी वो गिरे तो उसके ऊपर चोट ना लगे, राइट। तो इसी वजह से मैंने एक सैंडबॉक्स जैसा आइडिया सोचा था कि अगर कोई बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है, उसके पास आइडिया है इन सब चीज़ों में, सो वी विल बी डूइंग अ फंडिंग। हम फंडिंग करेंगे आपकी तरफ से, हम आपको टीम प्रोवाइड करेंगे। एंड द थिंग इज़ आपको अपने हिसाब से डेडिकेटली काम करना है, क्योंकि स्टार्टअप का आइडिया आपका है, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। हम तो सिर्फ पैसे लगा सकते हैं। अगर हमारे पे पैसे है तो वी विल डेफिनेटली प्रमोट यू, वी विल डेफिनेटली गाइड यू, वी विल प्रोवाइड यू द मेंटर्स। बट एट दी एंड मेरे को प्रॉब्लम ये आई थी कि मेरे को कुछ पता नहीं लगा था कि मेंटर्स कहाँ से लें और ये सारी चीज़ें कहाँ से लें, फंडिंग कहाँ से आएगी,
कैसे चालू होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी में कितने बंदे चाहिए। तो आइडिया नहीं रहता है स्टार्टिंग में करना क्या, बस एक ये चीज़ पता होता है कि हमें ये चीज़ बनानी है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा करना चाहता है, उसके पास खुद की 3-4 जनों की भी टीम है, तो फिर हम उनको प्रमोट करेंगे कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। वी विल गाइड देम डेफिनेटली। सो दिस इज ऑल अबाउट। और सर अगर मैं आपका एक क्वेश्चन, मतलब बच्चों का बेसिकली क्वेश्चन होता है हर चीज का कि स्टार्ट कैसे किया जाए, राइट? कि अगर मुझे एथिकल हैकिंग सीखना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बूम पर चल रहा है आजकल, सो क्या बात हो सकता है? प्रोग्रामिंग का सबको पता होता है कि सी पढ़ना है, C++ पढ़ना है, देन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है और आगे बढ़ना है फिर, राइट? बट उसी तरीके से अगर हम एथिकल हैकिंग की बात करें तो क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए? कहाँ से ये रिसोर्सेज हो सकता है? कहाँ से पढ़ सकते हैं? और कितना आपको समय देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, बट आपको हाई इनकम स्किल के पीछे भागना है। हाई इनकम स्किल्स क्या होती है? हाई इनकम स्किल्स ऐसी स्किल्स होती है जिसको आपको ग्रो करना है पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब कि एक आपने 1 साल दिया, आपने 2 साल दिया, तो ये साल कभी कंप्लीट नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप 1 साल के अंदर ये हैकिंग सीख जाओगे, आप 2 महीने के अंदर हैकिंग सीख जाओगे, क्योंकि कोर्सेज क्लेम करते हैं कि आपको 30 दिन में हैकिंग सिखा देंगे, 10 दिन में हैकिंग सिखा देंगे। वो सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। और ये जो लर्निंग पाथ है, ये आपका नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि हर दिन एक ऐसा सिक्योरिटी इशू आता है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में क्या सिक्योरिटी इशू है। एंड द थिंग इज, आपको अगर स्टार्ट करना है साइबर सिक्योरिटी में, हमेशा ओपन सोर्स से स्टार्ट करो। ओपन सोर्स हमने अभी अभी चालू करा हैक सोसाइटी का। यू विल बी गेटिंग एवरी वीडियो फॉर एवरी लेक्चर्स। मतलब जितने भी लेक्चर्स होते हैं जो आप देखते हो इंटरनेट पे कोर्सेज वगैरह में, तो उससे रिलेटेड हम वीडियोस डाल देंगे। ओपन सोर्स करके है हमारे चैनल के अंदर, एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट हो रहा है, तो ओपन सोर्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड द थिंग इज, आप जब इधर से स्टार्ट करोगे, आप जब पढ़ लोगे इन सब चीज़ों को, तो आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी वापस से कि यार ये तो कर लिया, अब क्या? अब बात आती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हाई इनकम स्किल को ग्रो करना है, जैसे कि डबल ब्लाइंड पेन टेस्टिंग हो गई। अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको नहीं मिलता है, इससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, कोर्सेज वगैरह नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इनको बोला जाता है इनकम स्किल्स, क्योंकि एंटरप्राइज सिक्योरिटी टेस्टिंग, मतलब जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो ये सब चीज़ें करती हैं। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ रही है? वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर्स, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फिर आपका डिजिटल फॉरेंसिक्स वगैरह, ये प्रैक्टिस से आएंगी। आप जितनी चीज़ें सीखे हो हमारे से या फिर कहीं और से, किसी भी रिसोर्सेज से अगर आप सीखे हो, तो उस रिसोर्सेज को लाइक बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच को परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे लैब हो गई, लैब इन्वायरमेंट तो एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट रहता है कि ठीक है, सीखने के लिए ठीक है, बट आप जैसे OSCP का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो हैक द बॉक्स हो गया, आपका ट्राई हैक नहीं हो गया, आपका वन हब हो गया, ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको लैब्स मिलती हैं। और ऐसी लैब्स मिलती है जो कि क्रिएटेड बाय अदर पेन टेस्टर्स और हैकर्स, या जो भी बोल सकते हो, उन लोगों ने क्रिएट करा उसको। तो वो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं ताकि आप उसके की को ढूंढ ना पाओ, राइट? तो आप जितना भी सीखो, आप उसमें प्रैक्टिस करो। आपके लिए एक तरीके से रियल टाइम हो जाएगा वो, कि आप अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करके देख रहे हो कि आपको कितना आता है। अब ऐसे ही करके आप सीखते जाओगे, तब जाके ही आपका पाथ एकदम क्लियर होगा। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन का काम है, नहीं। एंड एक टिप देता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली बुक्स को प्रीफर करो। बुक्स में अच्छी खासी नॉलेज होती है, स्टैंडर्ड्स बुक्स जो होती है उनको प्रीफर कर सकते हो, बुक्स में अच्छी खासी नॉलेज है। और यूट्यूब वीडियोस की मैं ये बात करता हूँ कि यूट्यूब वीडियोस भी बहुत अच्छे सोर्स ऑफ लर्निंग है, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको अटैक परफॉर्म करके दिखा दिया जाएगा, बट एरर कभी नहीं बताया जाएगा। दैट्स वाई वी आर हियर। हम लोग इसीलिए यहाँ पे होते हैं क्योंकि मेंटोर्स आपको एक बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा मेंटोर, चाहे आपसे वो इंटरमीडिएट लेवल का ही हो, बट उसको इतनी नॉलेज हो कि अब वो आपको गाइड कर सके। इतना भी हो तो भी चलेगा, बट आपको एक मेंटोर या गाइडर चाहिए जो आपको बताते रहे कि आपका कोई एरर आ रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। कम से कम आपको 4-5 बार तो, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता तो ट्राई करना है खुद से कि क्या है इसका एरर का सोल्यूशन क्या होगा। बट अगर नहीं मिल रहा तो आपके पास एक बंदा होना चाहिए एज अ मेंटोर जो आपको गाइड करे कि इसका सोल्यूशन क्या है। अदरवाइज आप वहीं पे स्टक हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, छोड़ दोगे फील्ड को, क्योंकि दिस थिंग विल नेवर वर्क। क्योंकि जितना भी ट्राई कर लो आपको एरर्स आएंगे, हर स्टेज पे एरर्स आएंगे एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो छोड़ना नहीं है फील्ड को, डेडिकेटली लर्न करो, मेंटोर्स को ढूंढो आपके लिए और दे विल हेल्प यू। सर आप भी कॉलेज से हैं डेफिनेटली, तो आपको ये पता होगा कि जब भी हमारे पास कोई लिस्ट आती है प्लेसमेंट की किसके बच्चों के लगे हैं, सो उसमें बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो प्रोग्रामिंग के ज्यादा होते हैं।
राइट। तो वो हर बच्चे का माइंडसेट ये रहता है कि यार मुझे जॉब चाहिए एट द एंड, और जॉब चाहिए तो फिर मुझे प्रोग्रामिंग करनी है। बट इसके अंदर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है कि सिर्फ स्टार्टअप के अलावा भी क्या अगर बंदा जॉब करना चाहे तो वो किस तरीके से जॉब मतलब ले सकता है, और क्या क्या मतलब उसको करना चाहिए उसके लिए पर्टिकुलर इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकता है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के तौर पे हम बात करें तो। देखिए क्या होता है कि अगर आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हो तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहती हैं, बट एक चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और रिसर्चर और एंथुजियास्ट या जो स्टूडेंट है जो कि फ्रेशर है। वो ये दिक्कत होती है कि आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी आपको डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटी हैंड ओवर नहीं करेगी आपके हाथों में, क्योंकि आप फ्रेशर हो। उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है कि आप उसकी सिक्योरिटी को हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सो दैट्स वाई दे डिमांड यू कि आप पहले एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आपको हाई इनकम स्किल्स पे शिफ्ट करा जाएगा। एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो कंपनी मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जो जितनी भी कंपनीज वगैरह है वो इंडिया में हायर करती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एंड जो इंडियन कंपनीज है वो भी हायर करती हैं। बट बात ये आती है कि कंपनीज जो इंडिया में सिचुएटेड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है साइबर सिक्योरिटी में जो कि आपको प्रोवाइड कर सके ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, राइट। तो क्या होता है कि आपको देखा जा सकता है कि मैनी कॉलेजेस आर प्रोवाइडिंग द जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी, बट वो प्रोग्रामिंग, क्लाउड या फिर इन सब से रिलेटेड होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग पे जॉब्स दी जाती है, मतलब एज अ कोडर और डेवलपर आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं पे जॉब्स प्रोवाइड करी जाएंगी। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि क्या मेरे को जॉब मिलेगी अगर मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ। तो यस, आपको जॉब मिलेगी आप अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो, अगर आपके पास रियल स्किल्स हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा कि सोशल मीडिया हैक करना, एथिकल हैकिंग का कोर्स पढ़ लिया, एथिकल हैकर हूँ मैं, हैकर हूँ। हैकिंग के नाम पे कोई जॉब नहीं होती है, सिक्योरिटी के नाम पे जॉब होती है। सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट या फिर वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर्स, तो इन सब के बारे में जॉब्स होती है। ये जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। आप क्या करो, एक प्रोफाइल को सर्च करो, उससे रिलेटेड स्किल्स को ढूंढो और उसको पढ़ लो। अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो आपको जॉब मिल जाएंगी। एंड रही बात साइबर सिक्योरिटी में, आप एज अ डेवलपर अगर देखा जाए तो आप उनसे ज़्यादा ग्रो कर जाओगे 2 सालों के अंदर अगर आप डेडिकेटली अपना स्किल्स पे काम करते हो तो। क्योंकि क्या है कि अगर आप पूरे ध्यान से देखो, पूरे सोसाइटी में देखो या फिर अपने आसपास देखो, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड दे रिक्वायर्ड अ सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी के बिना चल ही नहीं सकती। आज के डेट में अगर आप सर्च करते हो इंटरनेट पे कि विच टेक्नोलॉजी ऑन बूम, सबसे ज़्यादा बूम पे कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो आपको दिखाई देगा एएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, या फिर आपके पास एमएल हो गई, और क्लाउड हो गया। डेवलपिंग में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं जिनको आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा बूम पे चल रही हैं। तो ब्लॉकचेन भी हो गया आपका, इसी में कनेक्ट कर दिया जाए। तो मैंने भी पढ़ा था एक पूरा का पूरा ब्लॉक की क्या क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बूम पे चल रही है। पर अगर आप डेडिकेटली एक बार सोच के देखो आराम से बैठ के कि क्या ये टेक्नोलॉजीज विदाउट सिक्योरिटी काम करेंगी। दीज सिक्योरिटी इश्यूज विल फेस लाइक, आप अगर आप इन सिक्योरिटी इश्यूज को यूज़ कर सकते हो सो दे विल कॉज यू अ लॉट ऑफ डैमेज अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो। क्योंकि अगर क्या है, एज अ डेवलपर अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो या फिर एमएल में हो या फिर आप पाइथन करते हो या फिर आप जावास्क्रिप्ट या फिर 3JS वगैरह में काम करते हो, तो आप इससे कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, कोई चीज़ डेवलप करोगे। एंड द थिंग इज यू आर जस्ट क्रिएटिंग समथिंग एंड वी आर सिक्योरिंग समथिंग। ठीक है, तो आप कुछ भी डेवलप करोगे, हमेशा कोई चीज़ बनेगी तो उसको सिक्योर करने की चीज़ हमेशा आएगी। तो ये फील्ड जो साइबर सिक्योरिटी के कभी ऊपर नहीं जाती, कभी नीचे नहीं जाती, ये हमेशा उसी जगह पे रहेगी जहाँ पे ये थी, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द इंडियन सोसाइटी, तो इंडिया में ऑलरेडी पॉलिसी रिलीज हो चुकी है साइबर सिक्योरिटीज़ वगैरह की, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर यू आर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द साइबर सिक्योरिटी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। इफ़ यू हैव द स्किल्स, इफ यू हैव द राइट नॉलेज, यू विल गेट अ जॉब। डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब विद अ हाई पैकेज एज कम्पेयर टू अ डेवलपर। अगर आप अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लेते हो तो आपको अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द करियर सर पर्सपेक्टिव। मतलब अगर बच्चा स्टार्ट करना चाहे तो बेसिकली इसका क्या रोल रहेगा? क्लास 10 और 12 का कुछ रोल क्रिएट करता है? मतलब बच्चा हर बार सोचता है ना कि मेरा प्लेसमेंट लगेगा, तो वहाँ कहीं रोल क्लास 10 12 का हो सकता है। बट मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम की, जैसे क्लास 10 12 में कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चे के साथ, Yes. तो वो
कब स्टार्ट करे, करेक्ट पाथ क्या होना चाहिए, मतलब कब करेक्ट टाइमिंग हो सकता है कि अब वो स्टार्ट कर सकता है इस चीज में। रिस्क भी होता है थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से मैं पूछना चाह रहा हूँ। लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हो या फिर स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल नहीं, स्टार्टअप नहीं, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि बच्चा या तो पहली बार आता है ना तो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है कि नहीं आ रहा, नहीं, और आपने जैसा कहा कि एरर कोई नहीं बताता, राइट। यस। तो जब फर्स्ट देखिए में स्टार्ट कर देगा हाँ अगर वो, जी, तो फिर उसे प्रॉब्लम आएगी ना। देखो क्या होता है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी, तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जितनी भी गलतियाँ कर सकते हो आप अपने अर्ली एज में कर लोगे, राइट। मतलब कि अगर आप 10th क्लास से चालू करते हो तो 2 साल अगर आपको सिर्फ समझने में लग गया कि एक्चुअल में आपको जाना कहाँ है, तो भी चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ 12वीं तक पहुँचोगे तब तक। और फिर 12वीं के बाद अगर आपको राइट पाथ पता है तो आपने जो 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है गलती का, वो आप आगे जाके कभी दोहराओगे नहीं, और दैट्स मीन्स अ लॉट। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको राइट पाथ मिल गया तो आप जैसे ही 20 के हो जाओगे या फिर 21 के हो जाओगे, जैसे आप पूरी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तब तक आपको एक राइट नॉलेज और पाथ मिल चुका होगा, इंटर्नशिप्स वगैरह से एक्सपीरियंस मिल चुका होगा, सब कुछ पता होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और मेंटरशिप भी आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी। तो इस टाइम पे आप ऐसे बन चुके होगे कि आप खुद मेंटरशिप कर रहे होगे, एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब। बात रही एज की, तो देर इज़ नो एज लिमिट टू लर्निंग साइबर सिक्योरिटी, बस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना डेडिकेटली काम कर सकता है। एंड अगर बात रही एरर्स वगैरह की, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ एरर, और ये गलतियाँ आप सुधारोगे कैसे? विद टाइम। अगर आप बाद में चालू करते हो, जैसे 25 एज में चालू करते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बात ये आती है कि आपके माइंडसेट में ऐसा रहता है कि आपको लगता है कि यार मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब तो जॉब करनी चाहिए थी और मैं अभी सीख रहा हूँ। सो जितना जल्दी सीखोगे, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे साइबर सिक्योरिटी में या फिर किसी भी फील्ड में, तो आप आराम से अपने आप को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि अभी आपने देखा है कि गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी आई थी इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें क्या था कि 6ठी क्लास का बच्चा भी प्रोग्रामिंग करेगा। तो अगर जो कॉलेज का बच्चा है वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ डेवलप कर रहा है, वहीं पे 6ठी क्लास का बच्चा भी कुछ क्रिएट कर रहा है और डेवलप कर रहा है। तो डिफरेंस क्या रह गया? तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है साइबर सिक्योरिटी का, कि दे आर डेवलपिंग समथिंग एंड वी आर सिक्योरिंग समथिंग। तो यहीं पे डिफरेंस आ गया। अगर 6ठी क्लास का बच्चा प्रोग्रामिंग लर्न करने के कैपेबल है, तो 6ठी क्लास का बच्चा उसको सिक्योर करने के लिए भी कैपेबल है। तो जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है। ओके सर, आई थिंक हमारे क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, बट मैं हर बच्चे को यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर आपको भी एथिकल हैकिंग सीखना है तो सर का यूट्यूब चैनल भी है, आप वेबसाइट पे भी प्रेफर कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाकर देखिएंगे, पेड कोर्सेज भी चलते हैं, जैसे सर ने बताया कि आपको वहां मेंटर टू मेंटर गाइडेंस मिलेगा, राइट। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी फील्ड के लिए। सो इसीलिए आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, बिकॉज जैसा सर ने कहा कि एक ऐसी फील्ड है जो कभी ऊपर नहीं नीचे नहीं, एक कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि आप बना सकते हैं, डेवलपर बना सकते हैं, पर सिक्योर कौन करेगा उसे? यही लोग बताएंगे क्या फॉल्ट्स हैं उसके अंदर, क्या गलतियां हैं, तभी आप सही कर पाएंगे, राइट। सो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है, बूम पर है, आगे जा सकते हैं। इसीलिए कॉलेज में शायद यही कोर्सेज बहुत ज्यादा चलते हैं सर आजकल, स्पेशलाइजेशन के तौर पे यही चलता है, राइट। तो आई थिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं इनके कोर्सेज को। आप यूट्यूब चैनल जा सकते हैं सर का, हैकी टेक नाम का यूट्यूब चैनल, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ताकि अगर जिस बच्चे को उस फील्ड में जाना है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। बाद में कॉलेज लाइफ के बाद में ऑब्वियसली सर ने कहा एज लिमिट नहीं होती है, बट फिर भी आपके पास यहाँ रिस्क लेने का समय है। बाद में लेने से अच्छा अभी ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और सर अगर आप कुछ एक गुड बाय नोट देना चाहें, कुछ टिप देना चाहें बच्चों को पॉजिटिव कि आप ये कर सकते हैं, और अगर कुछ भी जनरल गाइडेंस अगर कहना चाहें तो प्लीज आप बताइए सर। मैं सबको यही टिप देना चाहूँगा कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड वन मोर टिप, किसी भी चीज़ को करने से पहले डरिए मत कि उसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट हमेशा टाइम लेता है। और एक और चीज़ मैं आपको एक चीज़ साथ ऐड करना चाहूँगा जो लर्निंग के लिए, अगर आपको सीखना है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और आपको अगर पैसे नहीं है या फिर आपको इन फाइनेंशियल दिक्कतें आती है, तो ज़रूरत नहीं है कि आपको हर बार ही पैसे देने पड़ते हैं। आप फ्री रिसोर्सेज को भी अगर यूज़ करते हो लर्निंग के लिए, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है पढ़ने के लिए। एंड डेफिनेटली यू आर हैविंग अ हैक सोसाइटी विच आई एम प्रोवाइडिंग। हैक सोसाइटी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये मेरा स्टार्टअप है, मैंने हैक सोसाइटी इसलिए बनाई क्योंकि ये लोगों से चलती है। सोसाइटी सिर्फ लोगों से चलती है, ना कि उसके क्रिएटर से, राइट। तो अगर आप वहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। वहाँ पे जितने भी बच्चे, आपको क्या पता वहाँ का कोई एक ऐसा बच्चा मिल जाए तुमको, या फिर ऐसा कोई मेंटर मिल जाए जो आपको गाइड कर दे।
आपको पूरा का पूरा कोर्स ही पढ़ा दे या फिर पूरा कोर्स ही फ्री में दे दे. So definitely you will getting a lot of courses or a lot of resources from that particular students or mentor or teacher, जिसे भी हम कह सकते हैं. And तब वहाँ पे financial condition की बात नहीं आई, क्योंकि Hack Society is totally free. You can join for learning, you can join for fun, you can join for do something great in your life, create करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ अपने आप को अलग दिखाने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं. And thank you so much Rudra sir for inviting me. ओके सर, थैंक यू सो मच. आपने बहुत समय निकाला और बच्चों को करेक्ट गाइड कर दिया कि एक्चुअल में क्या सी चीजें होती है, क्या डरना नहीं चाहिए और कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं. सो आप आए और इन बच्चों को गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आपने हमें बहुत ही अच्छे से सुना और आई होप आपने चीजें नोट करी होगी, ताकि आप कभी आगे जाकर आप उसे देख पाए कि ठीक है हमें क्या फॉलो करना है और कैसे नहीं करना है. आप सर के यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं. सर ने बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ गुड डे. टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर.